एक्सप्लोर इंडिया विद विकास अर्थात ट्रेवल एंड एक्सप्लोर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी कैसे घूमने जाएं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थानीय लोग मध्य प्रदेश का शिमला भी कहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पचमढ़ी का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। पचमढ़ी में हरे भरे घुमावदार रास्ते, कलकल बहते झरने, पहाड़ों के बीच स्थित भगवान के मंदिर, टाइगर रिजर्व तथा पचमढ़ी की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी और आपका मन करेगा कि आप हमेशा के लिए यहीं पर बस जाएं। यदि आपने पचमढ़ी घूमने का प्लान बनाया है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उत्पन्न होता है कि पचमढ़ी किस समय घूमने जाना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि वैसे तो पचमढ़ी कभी भी तथा किसी भी मौसम में घूमने जाया जा सकता है, परंतु यदि आप अपने परिवार के साथ या बच्चों के साथ फैमिली ट्रिप पर पचमढ़ी घूमने जाना चाहते हैं तो पचमढ़ी घूमने का सबसे आदर्श समय अगस्त माह से नवंबर माह तक तथा फरवरी माह से अप्रैल माह तक का होता है। मई तथा जून माह में पचमढ़ी का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए घूमने में ज़्यादा आनंद नहीं आता है। मई तथा जून माह में पचमढ़ी में टूरिस्टों की बहुत भीड़भाड़ होती है और होटल भी हद से ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। दिसंबर तथा जनवरी माह में पचमढ़ी का तापमान 2 से 5 डिग्री के करीब पहुंच जाता है तथा पहाड़ों पर बहुत ठंडी तथा तेज हवाएं चलती है, इसलिए पचमढ़ी में छोटे बच्चों के साथ घूमने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। इसी प्रकार जुलाई माह में पचमढ़ी में बहुत भारी बारिश होती है तथा पहाड़ों पर भूस्खलन का भी खतरा होता है, इसलिए जुलाई माह में पचमढ़ी घूमना सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। यदि आप अपने परिवार के साथ पचमढ़ी ट्रिप को कम बजट में तथा सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अगस्त माह से नवंबर माह के बीच या फरवरी माह से अप्रैल माह के बीच ही पचमढ़ी घूमने का प्लान बनाइएगा। आपने यह तो तय कर लिया कि आपको पचमढ़ी कब घूमने जाना है। अब आपके सामने दूसरा बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि पचमढ़ी कैसे पहुंचे। तो इसका जवाब यह है कि पचमढ़ी जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बस आदि के कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी साधन से आसानी से बिना किसी परेशानी के पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। यदि आप बस द्वारा पचमढ़ी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने गृह नगर अर्थात अपने होम टाउन से सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी अर्थात भोपाल पहुंचना होगा। इसके बाद भोपाल से बस द्वारा पचमढ़ी पहुंचना होगा। भोपाल से पचमढ़ी की सड़क मार्ग से दूरी 200 किलोमीटर है तथा यात्रा में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। भोपाल के नादरा बस स्टैंड से सीधे पचमढ़ी के लिए सुबह से दोपहर तक लगभग 4 से 5 बसें चलती हैं। भोपाल से पचमढ़ी का बस का किराया 300 रुपये के लगभग होता है। यदि आपके पास बजट संबंधित कोई परेशानी ना हो तो आप भोपाल से टैक्सी करके भी पचमढ़ी पहुंच सकते हैं, परंतु टैक्सी द्वारा पचमढ़ी जाना काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि टैक्सी वाले वापस रिटर्न का किराया भी जोड़ते हैं तथा आप भोपाल की टैक्सी को पचमढ़ी के अधिकतर टूरिस्ट स्पॉट्स तक लेकर जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि पचमढ़ी का अधिकतर हिस्सा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है तथा उसमें टूरिस्ट को घुमाने के लिए केवल पेट्रोल से चलने वाली स्पेशल परमिशन वाली ग्रीन जिप्सी ही चलती हैं तथा इन ग्रीन जिप्सियों पर सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व का कोड तथा स्टिकर भी लगा होता है। इसलिए बेहतर यही है कि भोपाल से आप बस द्वारा ही पचमढ़ी जाएं। एक दूसरा ऑप्शन यह भी है कि यदि आपका गृह नगर बहुत ज़्यादा दूर न हो तो आप अपने स्वयं के वाहन से पचमढ़ी तक आएं तथा वाहन अपनी होटल के पार्किंग एरिया में पार्क कर दें। इसके उपरांत सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व द्वारा स्वीकृत किराए की जिप्सी लेकर पचमढ़ी को एक्सप्लोर करें। यदि आप ट्रेन द्वारा पचमढ़ी जाने का मन बना रहे हैं तो यह याद रखें कि पचमढ़ी में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, अर्थात आप सीधे ट्रेन से पचमढ़ी नहीं पहुंच सकते हैं। गौरतलब है कि पचमढ़ी का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन पीपरिया रेलवे स्टेशन है, जो कि पचमढ़ी से लगभग 54 किलोमीटर दूर है। पीपरिया रेलवे स्टेशन तक प्रतिदिन देश भर से कई ट्रेनें आती हैं। यदि आपके गृह नगर से पीपरिया तक सीधी ट्रेन ना हो तो आपको अपने गृह नगर से सबसे पहले भोपाल आना होगा तथा वहाँ से आपको पीपरिया के लिए आसानी से ट्रेनें मिल जाएंगी। आप ट्रेन से पीपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बस, टैक्सी या शेयर टैक्सी से केवल 1.5 घंटे में पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। आप यह चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि पीपरिया से बस या टैक्सी नहीं मिली तो क्या होगा। पीपरिया रेलवे स्टेशन के बाहर से हर 1 घंटे में पचमढ़ी के लिए बसें तथा शेयर टैक्सी रात को 9 बजे तक चलती हैं, जिसका प्रति व्यक्ति किराया केवल 100 रुपये ही होता है। इनसे आप पीपरिया से बिना किसी परेशानी के पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। यदि आप पीपरिया से प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो वह पचमढ़ी तक के 900 रुपये से 1200 रुपये के बीच लेगी।
गौरतलब है कि पचमढ़ी में जिस प्रकार कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, उसी प्रकार पचमढ़ी में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। पचमढ़ी का सबसे निकटतम एयरपोर्ट अर्थात हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है, जिसका नाम राजा भोज एयरपोर्ट है, जो कि पचमढ़ी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। आप अपने गृह नगर के एयरपोर्ट से भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद टैक्सी या बस से केवल 5 घंटे में पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। बस का किराया 300 रुपये लगेगा, वहीं टैक्सी का किराया 3,500 से 4,000 रुपये के बीच लगेगा। आप अपने बजट के अनुसार बस या टैक्सी में से कोई भी विकल्प चुनकर पचमढ़ी तक पहुंच सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि आप अपना टूर प्लान इस प्रकार बनाइएगा कि आप या तो सुबह या दोपहर अथवा शाम तक पचमढ़ी पहुंच जाएं, क्योंकि रात में पचमढ़ी का रास्ता बहुत रिस्की हो जाता है। इसका कारण यह है कि पिपरिया से पचमढ़ी के रास्ते में अनगिनत खतरनाक मोड़ तथा ब्लाइंड स्पॉट्स आते हैं। इसलिए आप अपनी ट्रिप इस प्रकार प्लान कीजिएगा कि आप सूरज डूबने से पहले ही पचमढ़ी पहुंच जाएं। यदि आप किसी कारणवश भोपाल से पिपरिया तक पहुंचने में बहुत लेट हो जाएं, जैसे रात के 9 या 10 बज जाएं, और यदि आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग लोग हों, तो आप पिपरिया के किसी लोकल होटल में नाइट स्टे करें। रात में पचमढ़ी जाने का खतरा न उठाएं तथा सुबह होटल में नाश्ता करने के बाद पचमढ़ी के लिए निकलें। पचमढ़ी के बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद आप रिक्शा अथवा टैक्सी से अपने ऑनलाइन बुक होटल के लिए प्रस्थान करें। रिक्शा या टैक्सी का किराया केवल 50 से 100 रुपये के बीच ही लगेगा। आप पचमढ़ी में रुकने के लिए होटल ऑनलाइन ही बुक करें, क्योंकि पचमढ़ी पहुंचने के बाद यदि आप होटल की खोजबीन करेंगे तो होटल भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा तथा होटल वाले मनमाना किराया वसूल करेंगे। साथ ही आपका बहुत सारा कीमती समय होटल खोजने में ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए होटल ऑनलाइन ही बुक करें। गौरतलब है कि पचमढ़ी कोई महंगा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसलिए पचमढ़ी में बढ़िया बजट होटल ऑनलाइन 1,000 से 1,500 रुपये में मिल जाएगा। यदि आप लग्जरी होटल में रुकना चाहते हैं तो प्रतिदिन का किराया 2 से 3,000 रुपये के लगभग पड़ेगा। यदि आप मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात MPTDC के होटल बुक करते हैं तो आपका स्टे माइंड ब्लोइंग रहेगा, क्योंकि MPTDC के होटल्स की लोकेशन तथा उनका कंस्ट्रक्शन आपका मन मोह लेगा। पचमढ़ी में MPTDC के ढेरों होटल्स छोटे छोटे बंगलों के रूप में बने हुए हैं, तो आपको लगेगा कि आप किसी होटल में नहीं अपितु किसी लग्जरी रेस्ट हाउस या बंगलों में रुके हुए हैं। MPTDC के स्टैंडर्ड होटल्स प्रतिदिन 2,500 से 3,000 रुपये के लगभग पड़ते हैं। हम आपको यह गारंटी देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित MPTDC के होटल्स में आपका पचमढ़ी स्टे बहुत यादगार रहेगा। हमारी आपको सलाह है कि आप MPTDC के होटल्स में ही रुकिएगा, परंतु यदि आपका होटल में रुकने का बजट बहुत कम हो तो आप प्राइवेट होटल का चयन कीजिएगा। आप अपने यात्रा बजट को सामने रखकर ही अपने लिए होटल का चयन कीजिएगा। अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट या दोपहर हो गई हो तो लंच कर लें। यदि आप होटल पहुंचने में किसी कारण से बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो तो डिनर कर लें। गौरतलब है कि पचमढ़ी में घूमने के ढेरों स्थान हैं, परंतु प्रमुख स्थान इस प्रकार है: पांडव गुफा, जटाशंकर, गुप्त महादेव, अप्सरा विहार, पांचाली कुंड, लवर्स पॉइंट, महादेव, अंबा माई, बेगम पैलेस, इको पॉइंट, डचेस फॉल, रीछगढ़, चौरागढ़, धूपगढ़, बी फॉल झरना, हांडी खो, राजेंद्रगिरी, प्रियदर्शनी, सतपुड़ा नेशनल पार्क, जंगल सफारी आदि। इसके अलावा आप यहाँ पैरासेलिंग, जिप लाइन तथा पचमढ़ी की झील में स्पीड बोटिंग तथा पेडल बोटिंग भी कर सकते हैं। पचमढ़ी तथा उसके आसपास के इन पर्यटक स्थलों को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा। अब हम पचमढ़ी कैसे घूमें इस पर बात करते हैं। यदि आप दोपहर तक पचमढ़ी पहुंच गए हैं तो आप जल्दी से लंच कर लें। लंच करने के बाद आप अपने होटल से ही हाफ डे का पचमढ़ी साइट सीइंग टूर बुक करके जिप्सी से जटाशंकर, चर्च, गुप्त महादेव, अप्सरा विहार, पांचाली कुंड, लवर्स पॉइंट, महादेव, हांडी खो, राजेंद्रगिरी आदि टूरिस्ट स्पॉट देखने जा सकते हैं। जिप्सी वाला लगभग 800 रुपये से 1200 रुपये में आपको यह सभी टूरिस्ट स्पॉट्स तथा धार्मिक स्थल दिखा लाएगा। जिप्सी आपको आपके होटल के बाहर से ही मिल जाएगी। यदि होटल से जिप्सी का रेट ज़्यादा बताया जाए तो आप पचमढ़ी के बस स्टैंड से कम रेट पर लोकल साइट सीइंग के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। इन टूरिस्ट स्पॉट्स को घुमाने के लिए ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध हैं, जो लगभग 500 या 600 रुपये लेंगे। उल्लेखनीय है कि ये सभी टूरिस्ट स्पॉट्स एक दूसरे से केवल 1 से 3 किलोमीटर दूरी हैं, इसलिए आप केवल 5 से 6 घंटे में अर्थात आधे दिन में ही ये सभी टूरिस्ट स्पॉट्स तथा धार्मिक स्थल घूम सकते हैं। आपके मन में यदि यह विचार आ रहा हो कि ये सभी टूरिस्ट स्पॉट पास पास ही तो हैं, तो क्यों ना पैदल पैदल ही इन जगहों को देख आया जाए। इससे टैक्सी के किराए की बचत हो जाएगी।
तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह टूरिस्ट स्पॉट्स पास पास ज़रूर है, परंतु ये सभी किसी पहाड़ी पर, किसी खाई में या किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर स्थित है। तो इन्हें पैदल पैदल एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चलने में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे तथा आपके बुजुर्ग पेरेंट्स हों तो भूलकर भी पचमढ़ी के टूरिस्ट स्पॉट्स बिना टैक्सी करे घूमने मत जाइएगा। पचमढ़ी में सबसे पहले आप शंकर भगवान के मंदिर जटाशंकर को देखने जाइएगा। जटाशंकर के लिए आपको जहां आपकी टैक्सी ड्रॉप करेगी वहां से लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तथा सीढ़ियां भी उतरनी पड़ेंगी, परंतु जटाशंकर मंदिर तथा आसपास की मनोरम प्राकृतिक छटा आपका मन मोह लेगी। जटाशंकर मंदिर के रास्ते में आपको भक्तन बाई की कुटिया मिलेगी। कुटिया के सामने मिट्टी की सीढ़ियों पर चबूतरे पर बैठकर भक्तन बाई दिन भर मधुर आवाज में शिवजी के भजन गाती हैं। भक्तन बाई के भजन की आवाज़ जटाशंकर मंदिर के आसपास के पहाड़ों से टकराकर इको इफेक्ट उत्पन्न करती है, जिससे उनकी आवाज़ आधे किलोमीटर दूर तक गूंजती रहती है। भक्तन बाई की आवाज़ में ऐसा जादू है कि यदि आपने इनका भजन एक बार सुन लिया तो आप जीवन भर इनकी आवाज़ को भूल नहीं पाएंगे। बीबीसी की पचमढ़ी पर बनी 1 घंटे की वर्ल्ड फेमस डॉक्यूमेंट्री में भी भक्तन बाई के गाने को विशेष रूप से शामिल किया गया है। भक्तन बाई को पचमढ़ी की लता मंगेशकर भी कहा जाता है। यदि आप पचमढ़ी घूमने गए तथा आपने भक्तन बाई के शिव भजन नहीं सुने तो आपकी पचमढ़ी यात्रा अधूरी ही कही जाएगी। आप भक्तन बाई से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा भजन जरूर सुनिएगा। भक्तन बाई के भजन सुनने के बाद आप भक्तन बाई को कम से कम 11 रुपये दान के रूप में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि भक्तों द्वारा दिए गए दान के पैसों से ही भक्तन बाई का जीवन चलता है। यह कोई भीख नहीं है, अपितु कर्णप्रिय गायकी की कला का सम्मान है। शिवजी का जटाशंकर मंदिर तथा आसपास के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने के बाद आप पचमढ़ी के बेटा बावर्ची नामक फेमस रेस्टोरेंट में डिनर करने जाइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाएं, अपनी होटल में या पचमढ़ी की किसी अन्य रेस्टोरेंट में डिनर क्यों नहीं करें? तो इसका कारण यह है कि पूरे देश और दुनिया में इंदौर के खाने का टेस्ट प्रसिद्ध है। पचमढ़ी का बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट इंदौर के टेस्ट को हूबहू रिप्लिकेट करता है। यूं तो पचमढ़ी में सैकड़ों छोटे बड़े रेस्टोरेंट है, परंतु बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट का खाना यदि आपने एक बार चख लिया तो फिर आप पचमढ़ी में किसी अन्य रेस्टोरेंट में जाएंगे ही नहीं। वहाँ का खाना महंगा भी नहीं है, अर्थात रेट्स भी बहुत ही रीजनेबल है। टेस्ट के अलावा इस रेस्टोरेंट की एक सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि ये आपको पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी प्रदान करता है, अर्थात आप केवल एक फ़ोन करेंगे और बेटा बावर्ची की प्राइवेट जिप्सी या कार आप जहां भी खड़े होंगे वहां 5 से 10 मिनट में आपको पिक करने आ जाएगी। भोजन करने के बाद यही जिप्सी आपको आपकी होटल या आप जहां कहेंगे वहां ड्रॉप कर देगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, अर्थात पिक एंड ड्रॉप का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है। रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें। इस प्रकार पहाड़ों की रानी पचमढ़ी में आपका पहला दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात दूसरे दिन आप सुबह नहाकर तथा फ्रेश होकर अपनी होटल में ही थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप बाइसन लॉज की ओर प्रस्थान करें। बाइसन लॉज आप पैदल पैदल ही जा सकते हैं या आपके होटल वाले ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां छुड़वा देंगे। गौरतलब है कि बाइसन लॉज वह बिल्डिंग अर्थात जगह है जहां से आपको पचमढ़ी के सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व तथा पचमढ़ी के कई प्रतिबंधित क्षेत्रों में घूमने के लिए परमिट तथा पेट्रोल से चलने वाली ग्रीन जिप्सी मिलेगी। बाइसन लॉज पचमढ़ी के बीचों बीच स्थित है, तो यहाँ तक आप अपनी होटल से 5 से 10 मिनट में पैदल भी पहुँच सकते हैं। बाइसन लॉज में सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व का परमिट ऑफिस, टूरिस्ट गाइड काउंटर तथा जिप्सी किराए पर लेने का काउंटर है। बाइसन लॉज में स्थित सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व का ऑफिस सुबह ठीक 9 बजे खुल जाता है तथा यहाँ से यात्रा के परमिट प्रदान किए जाते हैं। बाइसन लॉज में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड अर्थात होर्डिंग लगा हुआ है, जिसमें टूरिस्ट स्पॉट्स का रूट प्लान, टोटल फीस आदि लिखी हुई है। आपको किस रूट पर क्या देखने को मिलेगा इसकी जानकारी के लिए फ्री में ब्रोशर भी मिलता है, तो आप उसमें देखकर यह तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ घूमने जाना है। यहाँ पर 1240 रुपये में एक दिन के लिए परमिट बनता है तथा 2000 रुपये जिप्सी के लगते हैं। इस प्रकार कुल 3240 रुपये में एक दिन के लिए एक रूट पर घूमने की अनुमति तथा टैक्सी मिलती है। यह सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व अथॉरिटी का फिक्स रेट है। यहाँ बार्गेनिंग अर्थात मोलभाव संभव ही नहीं है। अब रूट की बात करते हैं। जैसे यदि आप सबसे फेमस रूट नंबर 3 का चयन करते हैं तो इस रूट पर पांडव गुफा, धूपगढ़, बीफॉल झरना, रीछगढ़ आदि टूरिस्ट प्लेसेस आती हैं। आप कोई भी रूट चुनें, आपको 3240 रुपये ही देने होते हैं। एक परमिट पर अधिकतम 6 लोग यात्रा कर सकते हैं। परमिट फीस में एक टूरिस्ट गाइड भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है।
आप यदि यह सोच रहे हैं कि टूरिस्ट गाइड नहीं लेंगे तो यह बिल्कुल नहीं होगा। आपको अनिवार्य रूप से फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिस से एक टूरिस्ट गाइड मिलेगा ही मिलेगा। टूरिस्ट गाइड को आपको अलग से पैसे नहीं देने होते हैं। टूरिस्ट गाइड की फीस परमिट के अंदर ही शामिल होती है। आपके साथ टूरिस्ट गाइड कौन जाएगा यह भी फॉरेस्ट रिजर्व का परमिट जारी करने वाले ऑफिसर्स तथा रेंजर्स ही तय करते हैं। केवल 5 मिनट में आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी तथा आपके मोबाइल नंबर के आधार पर तत्काल परमिट जारी कर दिया जाएगा। यदि टूरिस्ट सीजन है तो भी आपको परमिट मिलने में अधिक से अधिक 15 मिनट का समय लगेगा। यह याद रखें कि परमिट ऑनलाइन नहीं मिलता है, केवल पचमढ़ी में बाइसन लॉज से ही परमिट मिलता है। आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि परमिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आप बाइसन लॉज में सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व के ऑफिस में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच पहुंच गए तो आपको बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के परमिट तथा घूमने के लिए जिप्सी मिल जाएगी। एक परमिट पर अधिकतम 6 लोग टूरिस्ट स्पॉट्स देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि एक जिप्सी में ड्राइवर तथा टूरिस्ट गाइड को मिलाकर अधिकतम 8 लोग ही बैठ सकते हैं। यदि आपके मेंबर 6 से अधिक हैं तो आपको 2 परमिट तथा 2 जिप्सी लेनी होगी। आप अलग अलग आधार कार्ड पर जितने चाहे उतने परमिट ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। बाइसन लॉज में स्थित जिप्सी बुकिंग काउंटर पर सबसे पहले जिप्सी के किराए का 2000 रुपये अमाउंट जमा करने के बाद ही परमिट की लाइन में लग सकते हैं। यहाँ कहीं भी कोई भी बार्गेन अर्थात मोलभाव नहीं होता है। फिक्स रेट है तो फालतू में मोलभाव करके अपना कीमती समय नष्ट न करें। परमिट जारी होते ही आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर तत्काल 1 मिनट में ही आपको अलॉट हुई जिप्सी के ड्राइवर तथा गाइड का फोन आ जाएगा तथा अगले ही मिनट ये दोनों आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। अब आप जिप्सी के ड्राइवर तथा गाइड को लेकर अपनी होटल से अपने परिवार को पिक कर लीजिए और जो भी रूट आपने सिलेक्ट किया है उस पर अपनी यादगार ट्रिप एंजॉय कीजिए। एक बात और याद रखें कि आप अपने पूरे परिवार को लेकर बाइसन लॉज बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बाइसन लॉज में जिप्सी के ड्राइवरों, टूरिस्ट गाइड्स, फॉरेस्ट रेंजर्स तथा परमिट बनवाने वाले टूरिस्टों की भारी भीड़ होती है। तो अपने बच्चों तथा महिलाओं को धक्का मुक्की का हिस्सा मत बनाइएगा। आप अकेले ही परमिट लेने के बाद आपको अलॉट हुई जिप्सी में टूरिस्ट गाइड को बिठाकर अपने परिवार को अपनी होटल से पिक कर लीजिएगा। आप पचमढ़ी में किसी भी ट्रेवल एजेंट या टूर कंपनी की झांसी में बिल्कुल बताइएगा कि वह आपका कम पैसे में परमिट बनवा देगा। ऐसा पचमढ़ी में संभव ही नहीं है। आपको खुद अपना आधार कार्ड अथवा उसकी फोटोकॉपी और अपना मोबाइल लेकर बाइसन लॉज में सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व के ऑफिस में जाना ही होगा और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको परमिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि परमिट जारी करने की कोई लिमिट नहीं है तथा परमिट जारी करने के 10 से 15 काउंटर होते हैं तथा हर काउंटर पर 1 मिनट से भी कम समय में एक परमिट जारी किया जाता है। इसलिए पचमढ़ी में परमिट की कहीं कोई मारामारी नहीं है, पूरी प्रक्रिया साफ सुथरी है। एक बात और भी याद रखें कि पचमढ़ी में कुछ लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स देखने के लिए किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है, पर वह बहुत कम है, जैसे महादेव मंदिर, गुप्त महादेव आदि। अब आपने जो भी रूट चुना है उस रूट के टूरिस्ट पॉइंट्स देखने निकल जाइए। जैसे यदि आपने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रूट नंबर 3 का परमिट लिया है तो जिप्सी वाला आपको सबसे पहले पचमढ़ी की पांडव गुफा दिखाने ले जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय रहे थे। पांडव दिन में घने जंगलों में दुर्योधन के गुप्तचरों से बचने के लिए छुपकर रहते थे तथा रात में पचमढ़ी के पहाड़ को काटकर अपने रहने तथा छुपने के लिए गुफा बनाते थे। परंतु पूर्णिमा की एक रात को चंद्रमा की रोशनी के कारण दुर्योधन के किसी गुप्तचर ने उन्हें गुफा बनाते हुए देख लिया। ये बात जैसे ही पांडवों को पता चली तो वे तत्काल इस जगह को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चले गए तथा ये गुफाएं अधूरी ही रह गईं। कालांतर में इन गुफाओं में आदि मानव रहने लगे। वर्तमान में इन गुफाओं को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित किया गया है। ये गुफाएं एक पहाड़ पर बनी हुई हैं। पहाड़ के नीचे सुंदर सा बगीचा बना हुआ है जहां से आप पांडव गुफा को फूलों के बीच बैठकर निहार सकते हैं। आप पहाड़ पर स्थित इन गुफाओं को निकट से भी देख सकते हैं, क्योंकि इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। पांडव गुफा देखने तथा बगीचे में घूमने में आपको कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस जगह पर आकर आपकी यात्रा की सारी थकान दूर हो जाएगी। सेल्फी लवर्स, इंस्टाग्राम के लिए रील्स तथा यूट्यूब के लिए वीडियो तथा शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। पांडव गुफा दिखाने के बाद जिप्सी का ड्राइवर तथा आपका गाइड आपको बी फॉल झरने की ओर ले जाएगा। बी फॉल झरने के लिए प्रस्थान करने से पहले आप पांडव गुफा के पार्किंग एरिया की दुकानों से कोल्ड ड्रिंक, जूस, नमकीन, बिस्किट्स, चिप्स, चॉकलेट्स तथा खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें खरीद लीजिएगा, क्योंकि बी फॉल झरने में आपको खाने पीने की दुकानें नहीं मिलेगी। यदि आप
स्नैक्स तथा खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर जाएंगे तो झरने को देखते हुए स्नैक्स खाने में आपको तथा आपके बच्चों को बड़ा ही आनंद आएगा। गौरतलब है बी फॉल झरना पचमढ़ी का सबसे फेमस तथा 12 बहने वाला झरना है। बी फॉल झरने से ही पानी की सप्लाई पूरे पचमढ़ी शहर में होती है। बी फॉल झरना लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बी फॉल झरने से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही आपकी जिप्सी आपको उतार देगी, क्योंकि आगे जिप्सी जाने का रास्ता नहीं होता है। आपको पैदल ही इस झरने तक जाना होता है। इस झरने तक पहुंचने के लिए लगभग 450 सीढ़ियां उतरनी होती है। यह झरना बहुत ऊंचाई से गिरता है तथा बहुत ही विहंगम दिखाई देता है। बी फॉल झरने की विशेषता यह है कि यह अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। जैसे बी फॉल झरना अगस्त से नवंबर माह में आपको बहुत कुछ बाहुबली मूवी के जल पर्वत के जैसा दिखाई देगा। इस झरने का नाम बी फॉल 2 कारणों से पड़ा है। पहला कारण तो यह है कि बी अर्थात मधुमक्खी का झुंड जैसी आवाज करता है वैसी आवाज इस झरने के पानी के चट्टानों से टकराने पर उत्पन्न होती है। दूसरा कारण यह है कि इस झरने से गिरने वाली तेज पानी की धार जब हमारे शरीर से टकराती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मधुमक्खी डंक मार रही हो। यह झरना एक चट्टान पर गिरता है तथा उसके बाद पानी चट्टानों के बीच से बहता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस झरने के पानी में डूबने जैसा कोई खतरा भी नहीं है। ना कोई गहरी खाई है, ना कोई तालाब है। केवल एक आध जगह कमर कमर तक पानी होता है। बी फॉल में आपकी सुरक्षा के लिए कई फॉरेस्ट रेंजर्स भी तैनात रहते हैं, तो कोई खतरा नहीं है। बस पानी के कारण कुछ पत्थरों पर काई जमने के कारण फिसलन जरूर होती है। इस झरने में नहाने का आनंद ही कुछ और है। यदि आप इस झरने में नहाना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक जोड़ी कपड़े होटल से जरूर अपने साथ में लेकर जाएं। बी फॉल झरने के पास ही महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए एक छोटा सा टेम्परेरी चेंजिंग रूम भी है। इस झरने के पानी से आपके परिवार के बच्चे तो निकलना ही नहीं चाहेंगे। आपको अपने बच्चों को इस झरने के पानी से बाहर निकालने के लिए हाथ पकड़ पकड़ कर खींच कर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों को पूरी पचमढ़ी ट्रिप में सबसे ज़्यादा आनंद यहीं आएगा। वे झरने के ठंडे ठंडे पानी से बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे। इस झरने को अच्छे से एंजॉय करने में आपको 3 घंटे का समय लगेगा। जब आप बी फॉल देखकर वापस अपनी जिप्सी की ओर जाएंगे तो बीच में एक ऐसी जगह भी आएगी जहां छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा होगा, जिनमें सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां होंगी। आप अपने जूते मोजे निकालकर अपने पैर इन गड्ढों के पानी में डुबाकर बैठ जाइएगा। इन गड्ढों में जो छोटी छोटी मछलियां हैं वह आपके पंजों तथा पैरों की मसाज करने आ जाएंगी तथा केवल 5 मिनट में ही ये मछलियां आपके पैरों की थकान दूर कर देंगी। इस पॉइंट को फिश मसाज पॉइंट भी कहा जाता है। बिना पैसे दिए फ्री में मछलियों से मसाज कराने के बाद आप वापस अपनी जिप्सी में आकर बैठ जाएं। अब जिप्सी वाला आपको लंच के लिए नंदनवन रेस्टोरेंट चलने के लिए जोर डालेगा। आप उसे तत्काल कहिए कि या तो बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट लेकर जाए या आप अपनी पसंद के किसी अन्य रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, परंतु भूल कर भी नंदनवन रेस्टोरेंट मत जाइएगा। इसका कारण हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अपनी पसंद के किसी भी बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद आपको आपका टैक्सी वाला तथा टूरिस्ट गाइड रीचगढ़ दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। रीचगढ़ में आपको जिप्सी जिस स्थान पर छोड़ेगी वहां से आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। रीचगढ़ में एक गुफा है जिसमें कहा जाता है कि पहले कभी रीछ अर्थात भालू रहा करते थे। रीछगढ़ में एक ऐसी जगह भी है जहां पर 2 बड़ी बड़ी भीमकाय चट्टानों के बीच से जब तेज हवाएं गुजरती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि 100 से ज़्यादा एयर कंडीशनर एक साथ शीतलता प्रदान कर रहे हैं। इस जगह पर ठंड के कारण आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रीछगढ़ में ही एक ऐसा पेड़ भी है जिसकी डालियां फोटो फ्रेम की तरह मुड़ी हुई हैं। आप इस फोटो फ्रेम में बैठकर या खड़े होकर अपनी फोटो जरूर क्लिक कीजिएगा, परंतु इस वृक्ष पर चढ़ने में सावधानी जरूर रखिएगा। एक बात आप लिख लीजिए कि इस पेड़ के साथ खींची गई पिक्चर अर्थात फोटो जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर अपलोड करेंगे तो आपके सभी मित्र आपसे यह जरूर पूछेंगे कि यह पिक कहाँ का है तथा यह पेड़ किस जगह पर है। रीछगढ़ घूमने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। रीछगढ़ दिखाने के बाद आपका जिप्सी वाला रास्ते में आपको भव्य दृश्य तथा इको पॉइंट दिखाता हुआ लगभग 5 बजे तक आपको धूपगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचा देगा। गौरतलब है कि धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 4436 फीट अर्थात 1352 मीटर ऊंची पहाड़ी है। यहाँ से सूर्योदय तथा सूर्यास्त का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। आप यहाँ से सूर्योदय तो कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस जगह आप सुबह 6 बजे किसी भी सूरत में नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि परमिट ही 9 बजे के बाद जारी किया जाता है। हाँ, सूर्यास्त का आनंद आप यहाँ जरूर ले पाएंगे। धूपगढ़ में शाम को बहुत भारी भीड़ होती है। इसका कारण यह है कि पचमढ़ी में घूमने आने वाले सभी पर्यटक शाम को सनसेट देखने धूपगढ़ ही आते हैं। धूपगढ़ पर एक छोटा सा संग्रहालय अर्थात म्यूजियम भी है जिसमें पचमढ़ी के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स की जानकारी
विभिन्न फोटोग्राफ्स के माध्यम से दी गई है। शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच धूपगढ़ से सूर्यास्त देखा जा सकता है। आपने अपने जीवन में कभी यह नहीं देखा होगा कि सूरज पीले से लाल रंग का हो जाए, फिर लाल से काला होकर एकदम से गायब हो जाए। आपको धूपगढ़ से सनसेट ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा कि सूरज काला होकर एकदम गायब कैसे हो सकता है। सूरज यहाँ से देखने पर किसी पहाड़ी के पीछे अस्त नहीं होता है, आसमान में ही काला होकर एकदम से 1 से 2 मिनट में गायब हो जाता है। यहाँ पर सनसेट बैठकर देखने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। जैसे लोकल स्टेडियम में बैठने के लिए सीमेंट की सीढ़ियाँ या सीटें बनी होती है, वैसी ही सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं। सनसेट देखने के बाद आप वापस अपनी जिप्सी में जाकर बैठ जाइएगा। गौरतलब है कि हर जिप्सी पर बड़े बड़े अक्षरों में एक यूनिक आईडी नंबर डला होता है। आप अपनी जिप्सी का यह नंबर दिन भर याद रखें। इससे आपको हर टूरिस्ट स्पॉट पर डार्क ग्रीन कलर की एक जैसी 300 से 500 जिप्सियों के बीच में से अपनी जिप्सी को खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अपनी जिप्सी के ड्राइवर तथा अपने गाइड का नंबर भी अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, ताकि आप ज़्यादा भीड़भाड़ की स्थिति में इन दोनों से तत्काल संपर्क कर सकें। धूपगढ़ देखने के बाद आपका जिप्सी का ड्राइवर आपको वापस आपके होटल में ड्रॉप कर देगा। यदि आप बाहर कहीं डिनर करना चाहते हैं तो आप अपने जिप्सी वाले को बोल दीजिएगा कि रेस्टोरेंट लेकर चले। आप जहां कहेंगे, जिस रेस्टोरेंट का कहेंगे, आपको जिप्सी वाला खुशी खुशी आपको वहां ड्रॉप कर देगा। जिप्सी का ड्राइवर कोई नान नुकुर नहीं करेगा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेगा। जब आप अपने गाइड से तथा जिप्सी वाले से विदा लेंगे तो आपको उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि आप उनकी फीस सुबह ही बाइसन लॉज में सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफिस तथा टैक्सी बुकिंग काउंटर पर जमा कर चुके होते हैं। डिनर करने के बाद आप पैदल पैदल ही अपने होटल में आ जाएं। यदि आपकी होटल अर्थात जहां आप रुके हुए हैं तथा रेस्टोरेंट जहां आपने भोजन किया है उनके बीच की दूरी ज़्यादा हो तो रेस्टोरेंट वालों से कहिएगा, तो वह आपको आपकी होटल तक अपने वाहन से या तत्काल रिक्शा बुलवाकर आपको ड्रॉप करवा देंगे। अब आप अपनी होटल में जाकर रेस्ट करें। इस प्रकार पचमढ़ी में आपका दूसरा दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात तीसरे दिन आप अपनी होटल में हेवी ब्रेकफास्ट करने के बाद बाइसन लॉज से पचमढ़ी में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए दिन भर के लिए जंगल सफारी टूर बुक कर सकते हैं। कीमत वही 3,240 रुपये ही लगेगी। एक बात याद रखें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की इस जंगल सफारी में आपको टाइगर, चीता, भालू, हाथी आदि जानवर यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ही दिखाई देंगे, परंतु छोटे छोटे जानवर, पक्षी, बंदर तथा नीलगाय बहुत बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। आपको यहाँ जिम कार्बेट जैसी अद्भुत जंगल सफारी जैसा ही आनंद आएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में खुली जिप्सी में जंगली जानवरों के बीच घूमने में आपको तथा आपके परिवार को बहुत आनंद आएगा। कदम कदम पर फॉरेस्ट रेंजर्स आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो जानवरों से कोई खतरे की बात भी नहीं है। सतपुड़ा जंगल सफारी में आपको रास्ते में खाने पीने की कोई दुकान भी नहीं मिलेगी, पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बैग में बहुत सारा खाने पीने का सामान तथा पानी की बोतल ज़रूर साथ लेकर जाइएगा। यदि आप जंगल सफारी नहीं करना चाहते हैं तो तीसरे दिन आप फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिस से किसी अन्य रूट का परमिट भी ले सकते हैं। यदि आप तीसरे दिन फ्री में घूमना चाहते हैं तो आप चौरागढ़ का मंदिर देखने जा सकते हैं। चौरागढ़ जाने के लिए किसी परमिट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप पैदल पैदल ही चौरागढ़ जा सकते हैं। चौरागढ़ जाने के लिए छोटे छोटे 3 पहाड़ों से गुजरना होता है। यहाँ जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं होता है। चौरागढ़ यदि देखना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी होटल से निकलकर महादेव मंदिर के पास से चढ़ाई प्रारंभ कर देनी होगी। चौरागढ़ पचमढ़ी से केवल 4 किलोमीटर दूर है, परंतु 3 पहाड़ों तथा 1300 सीढ़ियां चढ़ने तथा उतरने में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। चौरागढ़ में आपको हजारों त्रिशूलों से घिरे भगवान शिव के सफ़ेद मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्त इस मंदिर में शिव जी को त्रिशूल अर्पित करते हैं, इसलिए यह पूरा मंदिर परिसर त्रिशूलों से भरा हुआ है। इस मंदिर में जगह जगह आपको त्रिशूलों के ढेर दिखाई देंगे। यदि आप चौरागढ़ जाना चाहते हैं तो आपको अपने बैग में 2 या 3 पानी की ठंडी बोतलें, 1-2 तरह के फल, 2 से 3 बिस्किट तथा सेव मिक्सचर तथा चॉकलेट के पैकेट अवश्य साथ में रखने चाहिए, क्योंकि चौरागढ़ जाने के दौरान आपको रास्ते में ना पानी मिलेगा, ना चाय मिलेगी और ना ही खाने को कुछ मिलेगा। केवल प्रसाद की 1-2 दुकानों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हेवी ट्रैकिंग के कारण यदि आपके साथ बुजुर्ग व्यक्ति तथा बहुत छोटे बच्चे हों तो चौरागढ़ जाना आप अवॉइड कीजिएगा। चौरागढ़ जाने का रास्ता भले ही
थोड़ा सुनसान क्यों ना हो, पर पूरी तरह सुरक्षित है। आपको हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर श्रद्धालु चौरागढ़ जाते हुए और वापस आते हुए मिलेंगे। आपकी सुरक्षा एवं सहायता के लिए जगह जगह फॉरेस्ट रेंजर्स भी तैनात रहते हैं। यदि आप सुबह 8 बजे से चढ़ाई प्रारंभ करेंगे तो आप दोपहर 2 बजे तक चौरागढ़ के शिव मंदिर के दर्शन करके वापस पचमढ़ी आ जाएंगे। चौरागढ़ से वापस आकर आप लंच करें तथा लंच करने के बाद आप शाम को पचमढ़ी के बीचों बीच स्थित चंपक लेक में पेडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग, जिप लाइनिंग आदि वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें। यदि आपके पास थोड़ा खाली समय हो तो आप पचमढ़ी सिटी घूमने तथा शॉपिंग करने पैदल पैदल निकल जाएं। यदि आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आपको पचमढ़ी सिटी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 30 से 50 रुपये में रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। पचमढ़ी के बाजार में या अपनी होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करके अपनी होटल में यात्री विश्राम करें। इस प्रकार पचमढ़ी में आपका शानदार तीसरा दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात चौथे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने गृह नगर जाने के लिए होटल से चेकआउट करें। आप रिक्शा या टैक्सी से पचमढ़ी के बस स्टैंड पर आ जाइए। यहाँ से आप बस, टैक्सी या शेयर टैक्सी से पीपरिया, होशंगाबाद, इटारसी या भोपाल, जहाँ से भी आपके गृह नगर के लिए कनेक्टिंग बस या ट्रेन हो वहाँ तक जा सकते हैं। यदि आपकी फ़्लाइट हो तो आपको भोपाल तक जाना होगा। कनेक्टिंग बस, ट्रेन या फ्लाइट से आप पचमढ़ी की सुखद यादों के साथ अपने गृह नगर पहुँचें। इस प्रकार आपकी 4 दिनों की यादगार पचमढ़ी ट्रिप संपन्न होती है। अब हम पचमढ़ी ट्रिप से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं। चूँकि पचमढ़ी का अधिकतम हिस्सा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि देर रात में अकेले सुनसान जगह पर न जाएं, क्योंकि रात में कई बार जंगली जानवर भोजन की तलाश में पचमढ़ी के रहवासी क्षेत्रों में भी आ जाते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट रिजर्व के कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको मानना ही चाहिए। नेक्स्ट है, पचमढ़ी में रात में जंगल में या होटल के अनकवर्ड गार्डन में कैंप फायर या पार्टी जैसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है, रात में अधिकतम 11 बजे तक अपनी होटल में अपने रूम में जरूर आ जाएं। पचमढ़ी में देर रात में अकेले पैदल बिल्कुल न घूमें। नेक्स्ट है, पचमढ़ी में फॉरेस्ट रेंजर्स के निर्देशों का अवश्य पालन करें। यदि फॉरेस्ट रेंजर्स आपसे कभी भी कहें कि आगे जाना खतरनाक है तो तत्काल आप वहीं से वापस लौट जाएं। यदि पचमढ़ी में कहीं कोई रास्ता बैरिकेड लगाकर बंद किया हुआ हो तो बैरिकेड को लांग कर अर्थात कूद फांद कर आगे मत जाइएगा। हो सकता है आगे कोई भूस्खलन हुआ हो, कोई गहरी खाई हो या किसी जंगली जानवर की उपस्थिति हो। नेक्स्ट, पचमढ़ी में कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पर बहुत सारे बंदर भी हैं, तो आप अपने हाथ में कुछ भी खाने का सामान लेकर न चलें, बंदर आपके हाथ से वह छुड़ा ले जाएंगे। नेक्स्ट, अपने ग्रुप में एक मेंबर के पास एक लकड़ी ज़रूर रखें। लकड़ी से पिटने के डर से बंदर कभी पास नहीं आते हैं। लकड़ी 20 रुपये में पचमढ़ी में जगह जगह मिलती है। यदि पचमढ़ी में आपको कोई भी परेशानी आए तो कदम कदम पर फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश की हैंडलूम अर्थात हथकरघा पर बनी साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ तथा बाग प्रिंट के सलवार सूट देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी फेमस है। यदि आपके परिवार की महिलाएं इन्हें खरीदने की इच्छा जाहिर करें या जिद करें तो आप केवल पचमढ़ी के मृगनयनी एम्पोरियम से ही इन साड़ियों की खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि मृगनयनी एम्पोरियम का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। चूँकि मृगनयनी एम्पोरियम सरकारी एम्पोरियम है तो यहाँ आपको असली महेश्वरी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ आदि ही मिलेंगी, तो इसलिए आप केवल मृगनयनी एम्पोरियम से ही खरीदारी कीजिएगा। यदि आप मृगनयनी एम्पोरियम के अलावा किसी और प्राइवेट शोरूम से ये साड़ियाँ खरीदेंगे तो पूरी संभावना है कि आपको महेश्वरी साड़ियों, चंदेरी साड़ियों के नाम पर मिलती जुलती नकली साड़ियाँ बहुत ऊंचे दामों पर टिका दी जाएंगी। यह याद रखें कि पचमढ़ी एक फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र होने के साथ साथ कैंट एरिया अर्थात सेना का छावनी क्षेत्र भी है, इसलिए सेना से जुड़े एरिया में जाने की सख्त मनाही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पचमढ़ी में केवल एक ही पेट्रोल पंप है तथा वहाँ भी कभी कभी 2-2 दिन तक ईंधन नहीं मिलता है। इसलिए यदि आप अपने स्वयं के वाहन से पचमढ़ी तक आते हैं तो पिपरिया से ही अपनी कार के ईंधन टैंक को फुल करा लीजिएगा, अन्यथा यदि पचमढ़ी में वाहन का ईंधन खत्म हो गया तो बहुत भारी परेशानी में फंस सकते हैं। पचमढ़ी में गोवा की तरह हर 10 कदम पर पेट्रोल और डीजल की बोतल्स लेकर लोग नहीं बैठे रहते हैं। नेक्स्ट है, कैंट एरिया होने के कारण पचमढ़ी में आपको जगह जगह खाने पीने के ठेले या फूड जॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको पचमढ़ी के मुख्य बाजार में ही जाना पड़ेगा। पचमढ़ी में नंदनवन नामक एक बहुत बड़ा तथा बहुत ही कुख्यात रेस्टोरेंट है। आपको सभी टैक्सी वाले अपने भारी कमीशन के लालच में वहीं लेकर जाएंगे, परंतु वहाँ का खाना बहुत अनहाइजेनिक है,
बहुत गंदगी के बीच भोजन पकाया जाता है तथा टॉयलेट से ही किचन लगा हुआ है। इसके साथ ही आपने जो चीज़ ऑर्डर नहीं की है उसका भी ज़बरदस्ती लड़ झगड़ कर चार्ज ले लेते हैं। ऐसा पूरे देश के किसी भी अन्य रेस्टोरेंट में आपने न देखा होगा न ही सुना होगा, पर नंदनवन नामक रेस्टोरेंट में लगभग सभी टूरिस्टों के साथ यही होता है। जैसे आपने सलाद नहीं मंगाया तो भी बिना पूछे सलाद सर्व कर देते हैं और 150 से 200 रुपये चार्ज कर लेते हैं। मसाला पापड़ सर्व नहीं करेंगे पर बिल में मसाला पापड़ के 200 से 300 रुपये जोड़ देंगे। यदि आप कहेंगे कि आपने तो मसाला पापड़ मंगाए ही नहीं थे तो रेस्टोरेंट का मालिक खुद आपसे बहस करने आपकी डिनर टेबल पर आ जाएगा और कहेगा कि आप मसाला पापड़ खा चुके हो और अब झूठ बोल रहे हो। आप कुछ भी कर लीजिए, आपने जो चीज़ खाई ही नहीं उसके भी पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि नंदनवन रेस्टोरेंट के मालिक के साथ साथ 5 से 7 बाउंसर जैसे वेटर या कहें कि मुस्टंडे भी आपको धमकाने आ जाते हैं। इस रेस्टोरेंट में 2 से 3 लोगों का एक बार का साधारण भोजन भी आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच पड़ेगा। इस रेस्टोरेंट में होने वाली एक सामान्य ठगी का नमूना यह है कि बटर पनीर मसाला सब्जी की एक प्लेट का रेट इस रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड में 350 रुपये लिखा हुआ है, जो कि टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से रीजनेबल रेट कहा जा सकता है। परंतु जब आपके हाथ में बिल आएगा तो आपके पैरों के नीचे ज़मीन ही खसक जाएगी, क्योंकि उसी बटर पनीर मसाला सब्जी का रेट 850 रुपये से 1000 रुपये के बीच लगाया जाएगा। आप कहेंगे कि मेनू कार्ड में तो यह सब्जी 350 रुपये की है, तो वेटर कहेगा कि आपको गलती से 3 साल पुराना मेनू कार्ड दे दिया था और वेटर तत्काल फर्जी नए ज़्यादा रेट वाला मेनू कार्ड आपको थमा देगा। इस स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पचमढ़ी जाने वाले तथा इस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले सामान्यतः हर टूरिस्ट को इसी प्रकार के गंदे एक्सपीरियंस से गुजरना ही पड़ता है। तो हमारी आपको सलाह है कि आप नंदनवन नामक इस रेस्टोरेंट में कुछ भी हो जाए, चाहे आपका टैक्सी वाला कुछ भी कहे, चाहे आपके पाँव में ही क्यों ना गिर जाए, आप यहाँ भोजन करना अवॉइड कीजिएगा। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह दुर्घटना पचमढ़ी जाने वाले हर उस टूरिस्ट के साथ होती है जो इस रेस्टोरेंट में जाता है। हमारे साथ भी एक बार यह सभी कुछ हो चुका है। इस नंदनवन रेस्टोरेंट का सिंपल सा फंडा यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, टूरिस्ट फिर से इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने तो आएगा नहीं, तो एक बार में ही जितना हो सके उतना टूरिस्ट को लूट खसोट लो। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट के बाहर हजारों बड़े बड़े लाल मुंह वाले खतरनाक तथा गुस्सेल बंदर भी हैं। तो अंदर रेस्टोरेंट वाले आपको जमकर लूटेंगे तथा बाहर ये बंदर आपके हाथ में जो भी सामान होगा छीन कर ले जाएंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस रेस्टोरेंट में जाने से बचें। इस रेस्टोरेंट का मालिक टूरिस्टों को अपने रेस्टोरेंट तक लाने का हर टैक्सी वाले को पर डे अर्थात प्रतिदिन 500 से 1000 रुपये कमीशन देता है, इसलिए वो आपको यहाँ लाने के लिए सारे जतन करते हैं। हमने इस रेस्टोरेंट के विषय में पचमढ़ी के स्थानीय लोगों से भी बात की थी, तो उनका कहना है कि इस रेस्टोरेंट को विशेष रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ढेरों शिकायतों के बाद भी इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपसे निवेदन है कि पचमढ़ी में कहीं भी भोजन कर लीजिएगा, चाहे सड़क के ठेले पर खाना खा लीजिएगा, परंतु इस रेस्टोरेंट में जाना जहां तक हो सके अवॉइड कीजिएगा। पचमढ़ी में आपको सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक हल्की फुल्की ठंड महसूस होगी, इसलिए हल्के फुल्के गर्म कपड़े अपने साथ अवश्य रखिएगा। आप अपने लिए गर्म कपड़े न भी रखेंगे तो भी चलेगा, परंतु बच्चों तथा अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए गर्म कपड़े साथ में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है, पचमढ़ी ट्रिप में अपने साथ अच्छी ग्रिप वाले जूते ही रखें, यहाँ चप्पल बिल्कुल नहीं चलेगी। नेक्स्ट है, पचमढ़ी ट्रिप में महिलाओं को भी चप्पल की जगह अच्छे स्पोर्ट शूज़ ही पहनने चाहिए, क्योंकि चप्पल हर 100 कदम पर टूट जाएंगी। नेक्स्ट है, इस ट्रिप में यदि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पैर दर्द में राहत पहुंचाने वाली क्रीम या स्प्रे जैसे मूव, आयोडेक्स या वोलिनी अवश्य साथ में रखें। पचमढ़ी ट्रिप में आप पर्यावरण फ्रेंडली सामग्री का ही उपयोग करें। अपने साथ पीने के पानी के लिए स्टील की बोतल या तांबे की बोतल लेकर जाएं। नेक्स्ट है, प्लास्टिक का सामान या कचरा यदि सतपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व में आप फेंकेंगे तो फॉरेस्ट रेंजर्स आपके ऊपर तत्काल 500 रुपये का फाइन या पेनल्टी लगा देंगे, इसलिए जो भी कचरा, प्लास्टिक की खाली बोतल या खाली पॉलीथीन हो उसे वापस अपने बैग में रखकर साथ लाएं तथा अपनी होटल के रूम के डस्टबिन में डालें। यह बात आप गांठ बांध लें कि होटल के रिसेप्शन पर उपस्थित ट्रैवल एजेंटों से कोई भी ट्रैवल पैकेज न लें, क्योंकि वे लोग ठीक ढंग से घुमाते नहीं हैं तथा केवल खाना पूर्ति करते हैं। अब हम 4 दिन की इस पचमढ़ी ट्रिप के अधिकतम कुल खर्च की बात करते हैं। 4 लोगों का पचमढ़ी आने जाने का बस तथा ट्रेन का कुल किराया लगभग 4000 रुपये। 4 लोगों का 4 दिन का टैक्सी, जिप्सी, रिक्शा तथा परमिट का कुल खर्च लगभग 8000 रुपये। 4 लोगों का 4 दिन का होटल का किराया लगभग 6000 रुपये। 4 लोगों का 4 दिन का भोजन का खर्च लगभग 8000 रुपये। 4 लोगों का 4 दिन का साइट सीइंग, बोटिंग तथा एक्टिविटी का कुल खर्च लगभग 2000 रुपये। 4 लोगों का पचमढ़ी में 4 दिन का अधिकतम कुल खर्च लगभग 28000 रुपये। यदि हम इसे
4 से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति अधिकतम कुल खर्च लगभग 7,000 रुपये आएगा। इस प्रकार आप केवल 7,000 रुपये में शानदार तरीके से टैक्सी को शामिल करते हुए पचमढ़ी घूम सकते हैं। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जल्द ही पचमढ़ी घूमने का प्लान बनाइए। यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रैवल एंड एक्सप्लोर अर्थात एक्सप्लोर इंडिया विकास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।